तो स्टूडेंट्स, आगे हम देखें जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब सेंटर ऑफ मास मूव करता है उसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए m मास का, या इसको ले लो 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है भाई ओरिजिनली, ये हम मान के चल रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू जो है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, और इस 2 kg वाले ब्लॉक को हमने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी है। तो आपसे बोला गया जब इसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दी है तो आप बताइए कि कितना मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो सकता है। ये बोल सकता है कितना मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछ सकता है आपसे। फिर ये बोलेगा कि अभी ये इलॉन्गेट होगी, फिर कुछ समय के बाद कंप्रेस होगी, तो जब ये दोबारा नेचुरल लेंथ पे होगी तो दोनों ब्लॉक्स की क्या रफ्तार होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो देखो, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करा देता हूँ, है ना। तो पहले अगर हम देखें कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या है, यानी कि यहाँ पे चाहो तो आप क्वेश्चन भी लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। फाइंड, पहला सवाल, फाइंड मैक्सिमम मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग, ये आपको सवाल पूछ लिया गया। या फिर दूसरा जो सवाल हो सकता है वो क्या पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग अगेन व्हेन स्प्रिंग इज अगेन इन नेचुरल लेंथ। तो जब दोबारा नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, दोबारा कभी ना कभी नेचुरल लेंथ पे रहेगी, तो फिर आपको बताना। अच्छा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होता है तो इसको एनालाइज करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक्स जो है केवल ऑसिलेट कर रहे थे, ये खुद नहीं चल रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी तो ये ब्लॉक भी चल रहा होगा। पहले मैं आपको ग्राउंड फ्रेम में सारी सिचुएशन समझाता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के भी इसको किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ग्राउंड फ्रेम में सोचना है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, कब मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा स्प्रिंग में, तो आप ये देख रहे हो कि इसकी रफ्तार है 2 kg की। तो जैसे ये 2 kg की रफ्तार है तो ये 2 kg आगे भागेगा तो स्प्रिंग इलॉन्गेट हो जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, 2 kg पे लगेगा पीछे, और 1 kg पे लगेगा आगे। जैसे ये थोड़ा इलॉन्गेट हुआ तो इस पे स्प्रिंग फोर्स जो है वो लगना है पीछे, इस पे स्प्रिंग फोर्स लगना है आगे। यानी अब इसकी रफ्तार बढ़ेगी, एक्सलरेट करेगा 1 kg, और 2 kg की रफ्तार घटेगी 10 से। लेकिन क्योंकि अभी आगे वाले की ज्यादा है और पीछे वाले की कम है, तो ये स्प्रिंग अभी लॉन्गेट होगी, क्योंकि सेपरेशन बढ़ेगा ना। आपको ऐसा चीज काइनेमेटिक्स में भी सिखाई गई थी अगर आपको याद हो। तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन है वही तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा। तो अभी 2 kg और 1 kg का जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि 2 kg वाले की जो रफ्तार है वो ज्यादा है और 1 kg की कम है। लेकिन 1 kg की बढ़ रही है और 2 kg की कम हो रही है। लेकिन क्योंकि 2 kg की अभी भी ज्यादा है तो ये सेपरेशन जो है बच्चों बढ़ेगा। भले ही 2 kg भी चल रहा है, 1 kg भी चल रहा है, लेकिन सेपरेशन बढ़ रहा है। कब तक ऐसा होगा, जब तक इसकी घटते घटते और इसकी बढ़ते बढ़ते दोनों की रफ्तार सेम ना हो जाए। जब ये दोनों की रफ्तार सेम होंगे तो ये अपने मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे होंगी, मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगी। उसके बाद फिर इसकी रफ्तार और बढ़ेगी, इसकी रफ्तार और घटेगी, क्योंकि फोर्स तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो इसकी रफ्तार घटेगी तो पीछे वाली की ज्यादा हो जाएगी। जब पीछे वाली की ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये पीछे वाला सेपरेशन घटाएगा, अब सेपरेशन नहीं बढ़ेगा। तो सेपरेशन उस पॉइंट पे बढ़ेगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। उसके बाद सेपरेशन घटना चालू होगा, और जब घटेगा सेपरेशन, क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा है, इसकी रफ्तार बच्चों कम है, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि इलोंगेशन कम होते होते नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी स्प्रिंग। उस समय क्या वेलोसिटी ये बताना है। उसके बाद क्या होगा कि इसकी रफ्तार ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो ये और पास आएंगे तो कंप्रेशन चालू हो जाएगा। जब कंप्रेशन चालू हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स जो है अब वो आउटसाइड लगने लगेगा, बाहर की तरफ। तो अब इसकी रफ्तार घटना चालू करेगी, इसकी रफ्तार बढ़ना चालू करेगी। जब इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी, लेकिन इसकी ज्यादा है तो कंप्रेशन होगा। फिर मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब फिर से दोनों की रफ्तार सेम हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है इसकी रफ्तार और घटेगी, इसकी रफ्तार और बढ़ेगी, तो फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा, तो फिर नेचुरल लेंथ पे आएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा।
लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया, तो फिर आपको ये ऑसिलेट करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो खैर पहले ग्राउंड फ्रेम से करके बता देता हूँ बच्चों, अपन चाहेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी कर लेंगे, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम इलोंगेशन की बात करें तो बच्चों क्या करना चाहिए, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन तब है जब ये सिचुएशन है कि ये 2 kg का जो ब्लॉक है इसकी रफ्तार भी v हो चुकी है और इसकी बढ़ते बढ़ते भी इसके बराबर हो गई है 1 kg की, डेट इज v। उस समय जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने कैसे, क्योंकि इसके बाद इसकी रफ्तार और बढ़ेगी, इसकी घटेगी तो सेपरेशन घटेगा, है ना। ऐसी कुछ बातें पहले भी मैं आपको काइनेमेटिक्स में बता चुका हूँ अगर आपको याद हो, है ना। तो ये अपनी नेचुरल लेंथ प्लस एल एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन पे जो हमें निकालना है, और के वगैरह की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स मैक्स और वी, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो कहाँ से आएगी। पहली बात तो इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अगर हम ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं बच्चों, है ना। पूरी चीज अभी मैं ग्राउंड फ्रेम में बता रहा हूँ आपको। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है भाई, कि आपका जो बच्चों है मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है 2 into 10, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जब मैक्सिमम इलोंगेशन है तो 1 kg प्लस 2 kg दोनों की रफ्तार सेम है, तो 1 प्लस 2 3 इंटू वी हो जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंटम 3 इंटू वी हो गया। तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, v की वैल्यू हो जाएगी 20/3। लो, ये वेलोसिटी आ गई। अब दूसरी कहाँ से लोगे, तो यहाँ से यहाँ एनर्जी भी कंजर्व है क्योंकि केवल स्प्रिंग फोर्स कार्य कर रहा है ना, तो एनर्जी भी कैसी है बच्चों, कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, क्योंकि नेचुरल लेंथ में तो पोटेंशियल नहीं थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है केवल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल्स टू फाइनल। तो हाफ टोटल मास जो है वो 3 है इंटू जो दोनों की वेलोसिटी है वो v स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के एक्स एक्स मैक्स का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये आ गया आपका, तो यहाँ से 2 यदि 2 कैंसिल तो ये 100 इज इक्वल्स टू v जो है v की वैल्यू 20/3 है बच्चों, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हाफ इंटू 3 v स्क्वायर मतलब ये 400/9, है ना। तो ये 3 और ये 3 गया, ये 2 और ये 2 गया, तो ये 200 बचेगा 200/3 प्लस जो है हाफ के की वैल्यू बच्चों 100 है, तो ये 50 बचेगा और ये एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये है 200/3 इधर आ जाएगा, तो 200/3 इधर आएगा, और 100 माइनस 200/3 है तो 300 माइनस 200/3 हो जाएगा, तो 100/3 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस बिकम 100/3 इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, और 50 से कैंसिल तो ये 2 बचेगा बच्चों। तो एक्स मैक्स की क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी जो है आपका √/2/3। तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है वो √2/3 मीटर्स हुआ है, ये आंसर है आपका, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्रेम में हमें बात समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका मेथड 1 है मान लीजिए, है ना। इस तरीके से आपने क्या किया, मेथड फर्स्ट। अगर इसको थोड़ा और छोटा करना चाहो आप तो इसको थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भाई, कैसे किया जा सकता है बच्चों, तो देखो मैं करके बता देता हूँ थोड़ा छोटा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पे ही बैठ जाओ तो ऑब्वियसली बात है, सॉरी सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो जाएगा, और फिर ये दोनों क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। और जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेम टाइम पे ये दोनों की रफ्तार भी जीरो होगी, सेम टाइम पे इनकी रफ्तार मैक्सिमम होगी, याद करो ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ, मतलब मेथड 2 की बात करें हम, कि अगर सेकंड मेथड से करना है थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक तरीका है बिल्कुल। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इसी तरीके से जाएं, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अकल लगानी पड़ती है, रिलेटिव मोशन से आपको खेलना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे चले जाएं, सीएम फ्रेम, तो उसको थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भाई, अगर आप निकालोगे तो 2 इंटू 10 20 बाई टोटल, तो ये 3, तो ये 20/3 आ गया। यानी कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 20/3 है बच्चों।
फिर आपको अगर इस पे बैठ गए हो तो ये रेस्ट पे आ गया, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज देनी पड़ेगी। तो देखो इस तरीके से ये 1 kg है, ये स्प्रिंग है भाई, और ये 2 kg है ना। तो अब हम इसको उल्टा करके, अगर क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे आ गया भाई, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो राइट डायरेक्शन में थी वो उल्टा करके इसको दे दो। तो इसको दे दोगे तो ये उल्टा करके 20/3 रहेगा, और इसको करोगे उल्टा करके तो ये आगे की तरफ 10 था और पीछे की तरफ आप दे दोगे 20/3। तो जो नेट वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20/3, विच विल बिकम 10/3। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आप देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा जीरो होता है। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये हमेशा जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा जीरो होगा। देखो ये यहाँ पे समझ में भी आ रहा है, आप निकालो यहाँ पे मोमेंटम, तो 1 kg का इधर पीछे की तरफ 20/3 और 2 kg का 2 इंटू 10/3 तो 20/3, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिस्टम का सेंटर ऑफ सिस्टम का जो मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वो जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। अब क्या होता है आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब ये जाके यहाँ पे ये वो ब्लॉक रुकेगा, और जिस समय ये रुकता है उसी समय पे ये ब्लॉक भी रुकेगा। तब ये जो x1 और x2 जो मूव करेंगे ये आपका मैक्सिमम जो है इलोंगेशन देगा। यानी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब जीरो होगी दोनों ब्लॉक की, तो ये रुक गया और फिर यहां से ये सिस्टम वापस आएगा, ऑसिलेट कर रहा है तो वापस आएगा, तो यहाँ पे रुक गया जब, तब मैक्सिमम जो है इलोंगेशन है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, वही तो कन्वर्ट हुई है किसके फॉर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो कन्वर्ट हो गई किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं केवल एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा काम बन जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन यही तो चल रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन में आप डायरेक्ट फॉर्म लगाएं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या था बच्चों, अगर 1 kg के लिए लिखें तो हाफ इंटू 1 इंटू 20/3 का होल स्क्वायर। फिर अगर हम इसके लिए लिखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 2 kg की 10/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। और इक्वल्स टू जो है आप यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू के की वैल्यू 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। यही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन है बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करो तो हाफ 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 तीनों जगह से चला गया, 20/3 हो जाएगा 400/3, 10/3 का स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100/3। तो 2 इंटू ये मतलब 100/9 और ये 400/9, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200/9, तो 400/9 प्लस 200/9 तो ये हो जाएगा 600/9, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो तो ये 100 और 100 कैंसिल, तो एक्स मैक्स की वैल्यू फिर से कितनी आई भाई, ये 2 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगी √2/3। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठने से काम क्या अच्छा हुआ बच्चों कि आपको दो इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़ी, एक ही इक्वेशन में काम बन गया। आप देखो एक ही इक्वेशन में काम बन गया ना, एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा आपको, दो इक्वेशन, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन और बाद में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगानी पड़ी। इसलिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन मान लो आपको और छोटा करना है, मैं तो आपको ऐसा तरीका ही बता सकता हूँ जिसमें आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को। कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मेथड नंबर 3, अब याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है। मतलब मेथड 3 में भी आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही बैठोगे, सीएम फ्रेम में ही काम करोगे, यही सिचुएशन होगी जो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आप लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या था बच्चों, याद करो, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अरे ऐसी तो लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो मैंने इतना करना सिखाया ही नहीं था आपको, डायरेक्ट लिखना सिखाया था, डायरेक्ट लिखिए। हाफ म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू की वैल्यू जानते हो, m1 m2 तो 1 kg इंटू 2 kg अपॉन 1 + 2 तो ये 3 kg। म्यू रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड तो 10 माइनस जीरो, इसका कोई इनिशियल नहीं था, इसका इनिशियल 10 है, 10 माइनस जीरो तो ये 10, तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 इक्वल्स टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी के की वैल्यू जो है बच्चों 100 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो 100 और ये 100 कैंसल, और ये आपका आ जाएगा बच्चों 2, और ये 2 कैंसल, या फिर ये हाफ और ये हाफ कैंसिल कर दो, ये 2 रहने दो, तो ये बचा 2/3, और एक्स मैक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, डायरेक्ट √2/3 मीटर। तो आप चाहें तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तक अगर आप सही से रिवीजन नहीं करते हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो ये मुश्किल है कि आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो बाकी मैंने आपको मेन टेक्निक बता दी कि 2 इक्वेशन सॉल्व करना। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना चाहो तो चले जाओ, तो सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट लिखनी आती है दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो फिर आप डायरेक्ट एक लाइन वन लाइनर सोल्यूशन। और कई बार जब अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है तो ऐसे सवाल जो सबसे टफ माने जाते हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में, जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किए जाते हैं, वो आपको ओरली आंसर बताओगे ऐसे क्वेश्चंस का, अगर आपको ये चीजें। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अकल चाहिए कि हम कब कैसे किस चीज को यूज करना पड़ेगा, है ना, और वो प्रैक्टिस से आएगी आपको धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर होंगी, और कितनी तेजी से कैसे सवाल कर सकते हैं अच्छे बड़े बड़े सवाल, ये भी अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब इसमें करना है बच्चों, तो आप सेकंड प्रॉब्लम भी कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम में आपको बोला है कि फिर से जब ये जो है, क्योंकि अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि फोर्स अभी भी कैसे लग रहा है, इसमें पीछे की तरफ, उसमें आगे की तरफ, क्योंकि इलोंगेशन में है ना। तो इसकी बढ़ेगी तो अब ये सेपरेशन घटेगा, घटेगा तो इलोंगेशन से ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, तो उस समय क्या रफ्तार होगी, v1 v2 वो निकालना है। तो इसको हम जरा नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए। तो अब जो सिचुएशन है, जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसको हम अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो हम मान लेते हैं कि दोबारा जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आया है पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ये 1 kg और ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और ये 2 kg है ना। और जब नेचुरल लेंथ पे दोबारा आया तो इस 2 kg की रफ्तार लेट सपोज v1 हो गई, और 1 kg की रफ्तार लेट सपोज v2 हो गई। तो ये v1 v2 भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो वही है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमेशा, इसमें मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और हमेशा एनर्जी भी कंजर्व है क्योंकि ना तो फ्रिक्शन है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है। तो वर्क डन केवल कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी भी कंजर्व होगी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो आप वही दो, अगर कहीं पे भी अटको तो आप वो दो बेसिक इक्वेशन पे ही जाओ। तो पहली जो इक्वेशन थी मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, है ना बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे तो हमने निकाल लिया था ना, उसको लगा दो यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखो, ये आप पीछे देख सकते हो सिर्फ 2 kg की रफ्तार थी, तो 2 इंटू 10 20। अब यहाँ पे लिखोगे हाफ इंटू 1 kg इंटू जो है आपका v2 स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा बच्चों कितना, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ना, एनर्जी नहीं। इनिशियल मोमेंटम 20 है, फाइनल मोमेंटम 1 इंटू v2 और 2 इंटू v1, तो 2v1 प्लस 1 इंटू v2 दैट इज v2। तो ये आपकी इक्वेशन एक बन गई, है ना। उसके बाद फिर अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है भाई, तो हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा लोगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी आपको। सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको भाई, कि आपका इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना लिखोगे बच्चों आप, हाफ इंटू 2 kg की एनर्जी थी ना काइनेटिक, तो वही लिखेंगे हम। तो वो हो जाएगी कितनी आपका 20 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो बच्चों 10 थी, 10, 20 नहीं 10 थी। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हाफ इंटू 2 kg, उसकी v1 स्पीड है, तो v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1 kg इंटू v2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ हाफ हाफ, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे ही था वो, और अभी भी नेचुरल लेंथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पॉइंट्स पे नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 200 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। अब कोई भी वैल्यू है बच्चों, ये दो इक्वेशन है, आप यहाँ से v2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको आंसर आता हुआ मिल जाएगा। तो v1 v2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। देखिए बच्चों, और क्वेश्चन पूछ सकते हो, किस क्या पूछ सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी पे है ना, तो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि ये ब्लॉक 2 kg का है, इससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है, फिर ये ब्लॉक जो है ये 4 kg का है ना। तो यहाँ पे बोला गया ये 4 kg के पास 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, ये 2 kg के पास 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और जो k की वैल्यू है वो 100 न्यूटन पर मीटर है ना। इस तरीके से दिया है। आपसे बोला गया है कि बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। इस स्थिति में तो आप जान पा रहे हो कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो सेपरेशन बढ़ेगा तो इलोंगेशन होगा, जब तक इसकी और इसकी दोनों की बराबर नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर सेपरेशन घटेगा। तो आप ग्राउंड फ्रेम में चाहो तो कर सकते हो, और ग्राउंड फ्रेम में नहीं करना तो सेंटर ऑफ मास में एक लाइन में कर सकते हो, और वो भी अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना जानते हो। तो आपको पता है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, है ना बच्चों, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो ये दोनों फिर क्या कर रहे होंगे बच्चों, ये 2 kg है ना, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले गए आप सीएम फ्रेम, तो सीएम फ्रेम में चलेगा तो सीएम जो है सेंटर ऑफ मास वो खुद रेस्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 kg है, और आपको पता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब ये इधर ऑसिलेट करेगा, ये इधर ऑसिलेट करेगा, तो इसकी रफ्तार यहाँ जीरो होगी, तो इसकी रफ्तार यहाँ जीरो होगी, तो यहाँ पे जब होगा तो ये अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा। तो दिस इज नेचुरल लेंथ प्लस मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मैक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनल रफ्तार जीरो हो गई है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, तो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो लगा लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें, फिर वेलोसिटीज निकालें 2 और 4 kg की, और फिर लिखें, और नहीं तो अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो मैं लिख सकता हूँ, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा हाफ म्यू जो है m1 m2, तो m1 है 2 इंटू m2 है 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वी रिलेटिव। तो बच्चों इसकी रफ्तार 20 मानी, तो इसकी रफ्तार 10 मानी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बीच में नेगेटिव हुआ है, उसका स्क्वायर ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के जो है वो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखो तो ये एक्स मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से हाफ और हाफ कैंसल, 20 माइनस 10 जो है वो 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 कैंसल, और यहाँ से 2 कैंसल, तो ये 3 बचेगा। तो यहाँ से एक्स मैक्स अगर आपको निकालना है तो रूट ओवर 4/3 डेट इज 2/√3 मीटर्स। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ग्राउंड फ्रेम में करने का तरीका मैंने बताया, वहां से दो इक्वेशन आप बना सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। दोनों की रफ्तार मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन में जो है वो सेम होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन में भी सेम होगी। तो याद रखिए सब मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि ये इधर जाएगा ना तो v रफ्तार जीरो होगी, ये इधर जाएगा, तो अगर ये x1 आगे आया था तो x1 पीछे भी आएगा, वैसे ही x2 आगे गया था तो x2 पीछे भी आएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में भी x1 x2 रहेगा, और मैक्सिमम इलोंगेशन में भी x1 प्लस x2 रहेगा ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वही आंसर मैक्सिमम कंप्रेशन में भी आता है, आप जब निकालेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको फंडे क्लियर होंगे कैसे करते हैं, और जल्दी करना चाहो तो ऐसे कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड फॉर्मेट जो है इस सेक्शन का, that is center of mass is accelerated। सेंटर ऑफ मास इज एक्सलरेटेड लिख लो, एक्सलरेट, है ना। तो मतलब हम सेंटर ऑफ मास को अब एक्सलरेट करेंगे, ठीक। तो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं तो उससे ही हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये सिचुएशन दी गई,
है ना। और ये सिचुएशन में एक ब्लॉक है जो m मास का है, दूसरा ब्लॉक जो है वो 2m मास का है मान लो बच्चों, और स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर यूज होगा तो k है, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया F, है ना बच्चों, फोर्स लगाया गया F, F एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब अगर फोर्स लगाया गया तो अगर इसको सिस्टम ले रहे हो तो सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग गया, और एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब ये सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है इसका, ये बात तो तय हो गई भाई। और अब इसमें आपसे ये पूछा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा एफ फोर्स लगाने के बाद, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन। अब बच्चों आप इसको अगर डिफरेंट डिफरेंट किताबों से पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूज रहोगे इसमें ना, कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं बताते, वो कैसे भी करके सॉल्व कर देते हैं सवाल को, आंसर ले आते हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को हैंडल करो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको, है ना, और कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है फिर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी प्रॉब्लम जाए तो सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ, तो आपको ये दोनों जो बॉडीज हैं वो एक्सलेट, वो ऑसिलेट करते हुए दिखाई देंगी, ये तो हमें पता है। तो जब भी ऐसे फोर्स का सवाल आए तो उसमें एक्सलेटेड करता हुआ न जाए तो आप सेंटर ऑफ मास से ही करो, तो बहुत आसानी से आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठना है तो उसका एक्सेलेरेशन तो पता होना चाहिए भाई। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों सॉल्यूशन करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले जाओ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन चाहिए, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लिख सकते हो m1, मतलब यहाँ पे m1 m है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है अभी क्योंकि वो जीरो है, तो m1 इंटू जीरो है ना, उसका m1 a1 होता है ना, प्लस m2 a2, तो m2 है बच्चों वो 2m, और a2 जो है वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे F बाई 2m। हालांकि आप डायरेक्ट भी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, F बाई 2m, है ना, तो ये m2 a2 हो गया, डिवाइड बाई टोटल मास, तो ये हो जाएगा 3m, तो ये 2m और ये 2m कैंसिल बच्चों, तो ये बचेगा F बाई 3m, तो वही है एक्सटर्नल, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते थे एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास mt। तो अगर आपने इसको सिस्टम ले लिया तो टोटल मास हो गया 3m, F एक्सटर्नल हो गया F, तो F/3m, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो F/3m आ गया, है ना, तो मैंने दोनों तरीकों से करके बता दिया। खैर अब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जा रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा इसका, अभी उसका एक्सेलरेशन है कितना भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F/3m। अब आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाओ, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ, CM फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले गए तो अब ये जो सेंटर ऑफ मास है वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये m मास, ये बच्चों 2m मास। लेकिन आप जान रहे हो कि जिस फ्रेम में आप बैठे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन था, तो जब उस फ्रेम में आप बैठ रहे हो तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना कि इनर्शियल फ्रेम। ये कैसा फ्रेम हो गया बच्चों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि पहले कांस्टेंट वेलोसिटी था या एक्सेलरेशन जीरो था, तो अब वो इनर्शियल फ्रेम्स थे तो वहां पे टेंशन नहीं लेनी पड़ी थी। लेकिन क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है उसी पे बैठ गए हो, तो ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा बच्चों, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो चुका है इस वाले सवालों में। और अगर ये नॉन इनर्शियल हो चुका है तो आपको सूडो कंसीडर करना पड़ेगा, याद करो, एक सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो काम नहीं बनेगा फिर। तो आपको अब नेट फोर्स निकालना है, सेंटर ऑफ मास तो भाई जो है वो बच्चों रेस्ट पे आ गया क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले गए, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ गया। लेकिन जब आप फोर्सेस अब बनाओगे 2m और f, जब 2m का fbd बनाओगे तो 2m पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था f, और पीछे की तरफ एक सूडो लगेगा, देखो भाई, क्योंकि आप नॉन इनिशियल फ्रेम में, और सूडो कौन सा लगेगा भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मास है इसका 2m और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है कितना बच्चों, F/3m। तो ये देखो ये बचेगा mm कैंसिल 2F/3, तो जो इसका नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा जो इस पे लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो F माइनस 2F/3 मतलब F/3। देखिए बच्चों, वैसे ही इससे m वाले मास में, तो इसमें तो एक्सटर्नल कोई नहीं लग रहा था लेकिन सूडो लगेगा, तो सूडो लगेगा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ कितना सूडो लगेगा बच्चों इसमें, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो F/3m है, और मास m है, तो दिस इज m इंटू F/3m, तो ये बचा F/3।
और वैसे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हो आप, है ना, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखो नेट फोर्स जीरो आ रहा है। अगर आप इसको सिस्टम ले लें तो 2m पे इधर F/3, m पे इधर F/3, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो नेट जो फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर है। अब जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा बच्चों, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंच गए हो ना, तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो तब होगा जब ये वाला जो ब्लॉक है ये ऐसे आगे जाएगा। मान लो कितना बच्चों आगे जाता है, तो x1 आगे जाता है 2m वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, जीरो। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो जिस समय इसकी रफ्तार जीरो होगी उस समय m वाले ब्लॉक की भी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, जीरो। ये हमने पहले ही देखा हुआ है, इसकी भी रफ्तार जीरो होगी। तो ये x2 किसका, ये x1 किसका, तो ये जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, यही तो बच्चों के कैसा इलोंगेशन होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन। यानी मैक्सिमम इलोंगेशन जो है आपका x मैक्स, वो आपका हो गया x1 प्लस x2। अब ये x1 प्लस x2 निकालेंगे कैसे मैक्सिमम इलोंगेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों आपको इस m पे इधर कितना फोर्स लगा, F/3। तो बच्चों x मैक्स जो है वो x1, लेकिन अब ये निकालेंगे कैसे, तो देखो इस m वाले फोर्स पे इधर कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, F/3। इस पे कितना फोर्स लग रहा था, इस पे भी F/3 लग रहा था, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, और स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा हुआ। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आ जाता है, और जो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, उसमें आपके कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो याद होगा बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है, पहले भी जब वो चला स्टार्ट किया था इनिशियली तो जीरो था, और फाइनली भी देखो दोनों का जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, तो इधर वर्क डन हुआ है F/3 इंटू x2, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन है। इधर भी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क डन है, तो यहाँ F/3 इंटू x1 हुआ है। तो हम देखें तो इस साइड 2m पे जो वर्क डन हुआ है वो F/3 x1 प्लस m पे जो वर्क डन हुआ है वो F/3 इंटू x2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्योंकि ये जो सिस्टम था वो अपनी नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग। अभी ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे है x1 प्लस x2, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी फाइनल वो हो जाएगी हाफ इंटू के इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो बच्चों आप चाहें तो F/3 कॉमन ले लें, तो F/3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x1 प्लस x2, और यहाँ पे बचेगा हाफ के इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर और x1 x2 कैंसिल, ये x1 प्लस x2 जो है यही आपका x मैक्स है, तो x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 2F/3 के मीटर्स। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप चाहें तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दें तो इसी पे बेस्ड कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास दो ब्लॉक है, एक मान लो 2 kg का ब्लॉक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं ना, उसमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। और यहाँ पर जो है 4 kg का ब्लॉक है। अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस पे जो फोर्स लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, 2 न्यूटन का। जो के है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, ऐसा ले लेते हैं, 100 न्यूटन पर मीटर, है ना बच्चों। ये के की वैल्यू हो गई। अब आपको वही बताना है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, फिर से वही बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है अपॉन टोटल मास लगा देते हैं हम। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है 10 - 2 न्यूटन, तो हो जाएगा 8 बाई टोटल मास 6, 4 + 2, तो हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ भाई, सीएम फ्रेम। अब क्योंकि आपको पता है ये जो सीएम फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो भी लगेगा।
नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, तो सूडो भी लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे सूडो भी लगाएंगे। तो अब क्या होगा स्थिति आप देखें, तो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये आपकी स्प्रिंग है। अब यहाँ पे देखो, इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का लग रहा था, लेकिन इस पे सूडो लगाएंगे। तो सूडो अपोजिट टू द, क्योंकि राइट साइड है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितना भाई, 4/3 इंटू मास। तो 4 × 4/3 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा बच्चों, 10 - 16/3। तो 13 - 16/3 है ना। 10 माइनस जो है ये 4 × 4 जो है कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16/3 हो गया ना। तो 10 - 16/3 जो है, तो आप करके देखोगे तो 30 एलसीएम लोगे तो 30 - 16/3 आएगा, दैट इज 14/3 न्यूटन। तो 14/3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नेट 4 kg पर। वैसे इस पे सूडो लगेगा तो यहाँ पे पीछे 2 न्यूटन तो लग ही रहा था, और पीछे की तरफ सूडो भी लगेगा 4/3। तो इन दोनों का जो नेट है वो कितना लगेगा बच्चों, 2 + 4/3, तो 6 + 4, यानी कि ये लगेगा, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, है ना। जैसे यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है ना, तो ये 8/3 हो जाएगा। 8/3, 8 + 16, तो ये भी 14/3। और वैसे भी दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि कैंसिल आउट होना चाहिए। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो बच्चों कैसा हो गया है, रेस्ट पर, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जा रहे हैं। तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो वो 0 हो गया। चलिए, तो ये अपना आंसर आ गया। अब आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन तब आता है जब ये जाके ब्लॉक यहाँ पे फाइनल स्पीड इसकी 0 होगी। तो मान लीजिए ये x1 खिसकेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये मान लीजिए x2 खिसकेगा। अब अगर S1 S2 खिसक रहा है, तो आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो भाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या बोलती है, ये 2 kg पे लगने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 14/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये 14/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट x2, प्लस यहाँ पे 14/3 इंटू 4 kg का डिस्प्लेसमेंट दैट इज x1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो 0 है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, नेचुरल लेंथ भी थी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी हाफ के की वैल्यू 100 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप x1 प्लस x2 ले लो, 14/3 कॉमन आ जाएगा, है ना बच्चों। तो 14/3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 50, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 2 से कैंसिल, तो ये आपका 7 बचेगा, और ये 2 से कैंसिल, तो ये 25 बचेगा। तो x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/75 मीटर, है ना। फर्दर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको जब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपसे बन जाएंगे सवाल। तो देखिए बच्चों, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कई सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन को देखकर, केवल देखकर छोड़ दिया, सॉल्व ही नहीं किया, ना ही ट्राई किया। तो वैसे भी टाइम कम होता है, तो उनको अगर अच्छा नहीं लगता उस समय पे सवाल, तो वो छोड़ ही देते हैं, बाकी सवाल पे फोकस करते हैं। ठीक बात भी है, ज्यादा अननेसेसरी। लेकिन एक बार अगर उनको कॉन्सेप्ट पता होता, तो एक बार अगर वो ट्राई करते तो हो सकता था सवाल। और देखते हैं हमें कि ये क्वेश्चन टफ है कि आसान है। देखो आप, ऐसे दो वॉल्स हैं, रिजिड वॉल्स हैं उन्होंने कहा, और यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं बच्चों। एक ये 2m मास का ब्लॉक है, इससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे एक 3m मास का ब्लॉक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर ये 3m मास के ब्लॉक से एक पुली ऐसे अटैच है, पुली से इस तरीके से एक वो अटैच है बच्चों। फिर से यहाँ पे एक पुली अटैच है, और फिर यहाँ से एक रोप गई है। फिर यहाँ से रोप जाने के बाद फिर यहाँ से एक पुली अटैच है, और फिर ये रोप ऐसे आई, मतलब ये रोप आई है, इसका एक एंड ये है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F। और फिर ये मूवेबल पुली है, तो यहाँ से क्या किया है कि 2m से यहाँ से एक और पुली को अटैच की दिया भाई, ऐसे। और फिर इस पुली से ये रोप ऐसे आई है और इस पुली से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, ये उन्होंने F बता दिया। और अब आपसे ये पूछा, जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया है, ये अरेंजमेंट है पुली ब्लॉक सिस्टम का, तो आपसे बोला गया कि मैक्सिमम इलंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में,
फाइंड द मैक्सिमम elongation इन स्प्रिंग। ये सवाल पूछा गया था। अब देखो इस सवाल को कैसे करना था, एक बार ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से सवाल बन जाना चाहिए सभी से। तो देखिए कोशिश करते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग पे इधर फोर्स लगाया है एफ, तो इधर फोर्स एफ लगेगा, इधर फोर्स एफ लगेगा, तो इधर भी एफ लगेगा, ये भी एफ, ये भी एफ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। तो इधर भी एफ, इधर भी एफ, तो यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ। तो अगर यहाँ एफ एफ लिखा है तो ये जो पुली होती है ये बच्चों मासलेस होती है, तो इधर और इधर भी कितना लगेगा, 2f। ये एफ और एफ, तो ये 2f लगेगा। वैसे ये एफ एफ 2f है, तो यहाँ 2f है, तो यहाँ पे भी 2f लगेगा, तो यहाँ पे भी 2f, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा बच्चों, 2f। देखो आपने फोर्सेस बना लिए, यानी कि अब आप सिर्फ इसको देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम उठा लो केवल, जैसे मैक्सिमम स्प्रिंग निकालना है, तो ये 2m मास है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों इसका k दिया गया था, है ना, मैं देना भूल गया। और यहाँ पे ये 3m, तो इस पे देखो एक 2f फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, इस पे 2f फोर्स लग रहा है, और देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो वैसे ही जीरो हो गया, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में ही सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया। तो आपको सेंटर ऑफ मास पे जाने की भी जरूरत नहीं है, सूडो की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 2f इस सिस्टम पे लग रहा है, अगर 2f लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही जीरो हो गया ना, और पहले रेस्ट पे था तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे ही रेस्ट पर है, टेंशन ही नहीं लेना। अब तो आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी नहीं जाना है और सूडो भी नहीं लगाना है। तो सूडो लगाना पड़ता है तो थोड़ा टफ होता है ना सवाल, इसमें तो सूडो भी नहीं लग रहा है। सूडो नहीं लग रहा है, आप करना कैसे है, तो वही बात है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑलरेडी रेस्ट पर है, तो उसको रेस्ट पे लाने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आप केवल ये देख लो कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब ये x1 दूरी पे आएगा, तो यहाँ पे इसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी 3m ब्लॉक की। ये x2 दूरी पे आएगा तो इसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी, तो इस समय पे ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा। और जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो भाई, डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम में ही लगा लो वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा बच्चों, 2f इंटू x2, और इसका वर्क डन है 2f इंटू x1, और इक्वल्स टू किसमें के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पहले जीरो थी, बाद में भी जीरो है जब ये रेस्ट पे आ गया है, और यहाँ पे हाफ के इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लगा दिया भाई। ये स्क्वायर आएगा इस तरीके से, यहाँ से 2f जो है बच्चों वो कॉमन आएगा, तो ये x1 प्लस x2 बचेगा, ये बचेगा हाफ इंटू के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो ये जीरो कैंसल। तो यहाँ से देखो बच्चों कितना आ जाएगा, x मैक्स जो है x1 प्लस x2 वो आ जाएगा 2 इंटू 2 4f बाई के। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। देखो कितना सिंपल सवाल था, बस देखकर घबरा गए बच्चे तो सॉल्व ही नहीं किया। इलोंगेशन स्प्रिंग, वो भी दो दो, और इतनी सारी पुलिस, और ऊपर से फोर्स भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है फिजिक्स में, आपको दिखने में सवाल बहुत टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो सवाल आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, तीनों वैरायटी करा दी है। तो मेरे ख्याल से अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे आपको क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए। हालांकि इसकी बहुत कम चांसेस होते हैं नीट और मेंस में आने के, ज्यादा चांसेस इसके एडवांस में होते हैं। और नीट और अगर मेंस में आया भी तो मेरे ख्याल से पहला फॉर्मेट आता है जो आपका सेंटर ऑफ मास जब रेस्ट पे होता है ना। अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन मिले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इससे। फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा टफ आया तो आएगा तो आपसे बनना चाहिए, उसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए, है ना। तो आई होप ये पूरा सेक्शन आपको बच्चों क्लियर हुआ।